देखो बच्चों, आज जो हमें स्टार्ट करनी है वो है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी तक हम इससे पहले के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें जो डिस्कशन करना है वो करना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में आपको पूरा बता देती हूँ कि ये है क्या एक्चुअल में, और फिर उसके बाद हम लेटर ऑन इसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम बात करें, पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, ठीक है, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मीन्स जब सरकार अपनी रणनीति तय करेगी तो उसमें कुछ सिद्धांत फॉलो करेगी। नाउ अब मैं आपको ये बताती हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से बोरो की गई। तो ये इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई। हालांकि ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मैं वैसे ही आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई। इसका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल है, अगर हम प्रियम्बल की बात करें कि प्रियम्बल क्या होता है, देखिए हर एक्ट को बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो क्या ऑब्जेक्टिव है, वो जो अचीव करना होता है वो हमें प्रियम्बल बताता है। प्रियम्बल पूरे एक्ट का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हमें समझाता है कि एक्ट का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है। तो दैट इज टू बी मेंशन इन द प्रियम्बल। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात करें तो वहाँ पे 3 बड़े गोल हमें नजर आते हैं। देर आर 3 गोल्स विच आर टू बी अचीव थ्रू द प्रियम्बल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एंड इट इज टू बी अचीव्ड, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इट इज टू बी अचीव्ड बाय फंडामेंटल राइट्स। एक तो फंडामेंटल राइट्स अचीव किए जाते हैं और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इट मीन्स इस प्रियम्बल के जो ऑब्जेक्टिव है, इनको जो हम अचीव कर रहे हैं वो 2 तरीके से कर रहे हैं। वन इज द फंडामेंटल राइट्स एंड सेकंड वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो लेकिन मुद्दा ये उठता है, मैम फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स तो हम पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाती हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमने अभी अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या है, नेगेटिव बात बोली गई है। क्या? कि इनइक्वलिटी नहीं करनी, सबको इक्वल स्टेटस देना है, और ये सब नहीं करना। अगर आप नेगेटिव ऐसा कुछ करते हो, किसी के साथ अनजस्टिस करते हो, किसी के साथ इनइक्वलिटी करते हो, इसको अचीव करना है कि किसी के साथ क्या नहीं होना चाहिए, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए जस्टिस अचीव करने के लिए। तो ये नेगेटिव बोल रहा है, नहीं करना, है ना। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो जस्टिस अचीव करना है, तो ये सब हमें करना चाहिए, ये सब हमें करना चाहिए। इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स में तो कुछ काम करने के लिए मना किया है, और यहाँ पे कुछ काम करने के लिए बोला है ताकि हम जस्टिस अचीव कर सकें। 2 बातें हो गई, दोनों का पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, अगर आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं, तो आप अगर राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं करती स्टेट, अगर नहीं फॉलो कर रही, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट की चॉइस है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स मैंडेटरी थे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, राइट टू एजुकेशन। अगर राइट टू एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में डाला, तो वो तो होना ही होना है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कंपलसरी एजुकेशन का पॉइंट स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाला होगा क्योंकि उस समय हमारा देश इतना संपन्न नहीं था, उस समय हमारा देश इतना संपन्न नहीं था कि हम उसे करवाएं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में तो ये बोला है कि ये नहीं करना तो ये हो जाएगा, ऐसे अचीव करना है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कुछ सिद्धांत हैं, इनको अगर गवर्नमेंट फॉलो करती है, अपनी पॉलिसीज तैयार करती है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट कैसे कैसे और किस तरीके से फॉलो करती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन का एक मैनिफेस्टो होता है, ठीक है। इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो होता है उसके अंदर बहुत सारी पॉइंट्स लिखे होते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ अच्छे काम लिखे होते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाना सरकार की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वो किसके हित के लिए है, समाज के हित के लिए। और समाज के हित के लिए अगर आप कोई काम नहीं करोगे, समाज के हित के लिए अगर आप कोई काम नहीं करोगे, तो सरकार किसके हाथ में है? वो भी पब्लिक के हाथ में। पब्लिक आपको
सत्ता से बाहर कर देगी। तो इट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो गवर्नमेंट की फॉलो करनी मजबूरी है, अगर नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं उसको खुद को ही रहना मुश्किल हो जाएगा। आर यू गॉट द पॉइंट? लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं कि हम इंटरनेट की सुविधा देंगे, 24 घंटे नेट होगा, देयर आर लॉट मोर, लाइक हम कह सकते हैं बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे वादों की उसमें बात होती है, बहुत सारी प्रोमिसेस गवर्नमेंट करती है, लेकिन कई बार अचीव नहीं हो पाते। तो क्या आप उनके खिलाफ केस कर दे? तो आंसर इज अगेन नो, हम उनके खिलाफ क्या नहीं कर पाते? केस नहीं कर पाते। चलिए खैर, अब देखो मैं आपको बता देती हूं कि क्या क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं। आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक, आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंदर जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और ये है क्या? बेसिकली गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट टू लीड द कंट्री, दिस इज द की वर्ड एक्चुअली। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड, are guidelines to the country, are guidelines to the government. आर गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट टू लीड द कंट्री, ये एक की पॉइंट मैंने बताया। आर्टिकल 36 टू 51 के अंदर प्रोविजंस हैं, किसके प्रोविजंस हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए आगे, आर्टिकल 37 provides provision in part 1 shall not be enforceable by court, but principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of country, shall be the duty of state to apply these principles in making law. इन्होंने कहा हालांकि इनके खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन सरकार को जब कानून बनाना है तो इन सिद्धांतों का पालन करना है। whenever the government making their laws then follow these principles, ये कहना चाह रहे हैं, the duty of the state to apply these principles in making laws. It is the duty of state means government, to follow these principles while making laws. जब लॉस बनाने हैं तो इन प्रिंसिपल्स को क्या करना है? फॉलो करना है। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या नहीं हो सकते? एनफोर्स नहीं हो सकते। कहाँ पे? कोर्ट्स में। डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिफिएबल राइट। मैंने आपको बताया था कि अगर इनको फॉलो नहीं करते तो आप इनके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकते। डायरेक्टिव रिक्वायर टू पॉलिसी लेड डाउन इन डायरेक्टिव नाइदर द स्टेट नॉर इंडिविजुअल कैन वायलेट बी इम्प्लीमेंटेड लॉन्ग एज नो लॉ कैरिंग आउट एनी एग्जिस्टिंग लॉ। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं अगर कोई लेजिस्लेशन है और उसमें अगर ये फॉलो किया है तो आप ये नहीं कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लोगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डू नॉट कन्फर और टेक एनी लेजिस्लेटिव पावर एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन, कोई पावर नहीं लेते। कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ एज वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट उन्होंने क्या कॉन्ट्रावेन करी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रावेन करी है। तो कोई भी लॉ को क्या नहीं डिक्लेयर कर सकते? वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते। कभी भी कोई कोर्ट जबरदस्ती नहीं कर सकती है,
कभी भी कोई कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती है कि नहीं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही करने हैं, वो उसकी गवर्नमेंट की चॉइस है कि उन्हें फॉलो करने हैं या फॉलो नहीं करने हैं. Thou it is the duty of state to implement directives. It can do only limitation imposed by provision. It means हालांकि ये ड्यूटी है स्टेट की कि इन्हें फॉलो करना चाहिए और इनकी भी अपनी कुछ लिमिट्स है, उसमें रहते हुए इन्हें फॉलो करते हैं. जस्ट रीड आपको करना है. अब मुद्दा उठता है कि कौन कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. वॉट आर द इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो देखिए क्या क्या जब भी कभी कानून बनाना है क्या क्या ध्यान रखना है. हमेशा आपको समाज के भले में आपको काम करना है. सिक्योर अ सोशल ऑर्डर. तो मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवा रही हूँ ताकि आपको कीवर्ड्स ध्यान रहे, या आप इसमें कीवर्ड डार्क कर सकते हो. सोशल ऑर्डर, सामाजिकता आपको ध्यान में रखनी है. स्टेट मस्ट स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, प्रोटेक्टिंग इफेक्टिवली जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, है ना. सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको गवर्नमेंट को क्या करना है, वेलफेयर करना है. कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव भी है ये, प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली. इट मीन सोशल ऑर्डर, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल. उसी के साथ साथ इनइक्वालिटीज नहीं करनी, आपको एलिमिनेट करना है. क्या एलिमिनेट इनइक्वालिटीज जब आपको फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी देनी है. द स्टेट पर्टिकुलरली डायरेक्ट पॉलिसी टूवर्ड्स सिक्योरिंग. क्या क्या सिक्योर करना है कि मैन और वुमेन इक्वल ट्रीटमेंट होगा. इक्वल ट्रीटमेंट, इनइक्वलिटी होगी. दैट सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. आपको महिला पुरुष के बीच में कोई असमानता नहीं करनी है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है. दूसरा, जो इसेंशियल कमोडिटीज है, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वो कम्युनिटी में सबके पास पहुंचनी चाहिए. ये नहीं किसी एक व्यक्ति के पास है, सभी तक वो सामान पहुंचना चाहिए. ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन वेल्थ एंड प्रोडक्शन टू कॉमन डिटरमिनेंट. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. अगर किसी ने जितना काम किया है उसको उतनी क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए. दैट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर इज नॉट अब्यूज्ड. जिस समय वो लोग काम करेंगे उस समय उनकी किसी भी तरीके की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए वर्कर्स के साथ. चाइल्डहुड और यूथ को आपको प्रोटेक्ट करना है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, मिसयूज नहीं करना. ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. सभी को क्या देनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है. द स्टेट मस्ट टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. कहीं ना कहीं विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करानी है. विद लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी डेवलपमेंट, इफेक्टिव प्रोविजन, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज. जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं और ओल्ड एज पर्सन हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्या करना है, इनको एम्प्लॉयमेंट देना है. जैसे बहुत सारी सरकार क्या करती है, स्कीम्स चला देती है कि जो बुजुर्ग है उनके लिए पेंशन होगी, जो युवा अभी बेरोजगार है उनके लिए भत्ता होगा. तो इस तरीके की स्कीम्स बना सकती हैं. प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ. इसके बारे में बता देती हूँ. मैटरनिटी रिलीफ की अगर मैं बात करूं तो जब महिलाओं, बेसिकली जब लेडीज़ की प्रेगनेंसी होती है उस समय बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं. जैसे यूपी गवर्नमेंट में भी एक स्कीम थी कि अगर कोई भी महिला होगी और उसकी प्रेगनेंसी है तो उस दौरान एक स्पेसिफिक गाड़ी जाती है उसको कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, हॉस्पिटल लेके जाती है. देन आफ्टर जो भी फॉर्मेलिटी, मतलब जो भी होने के बाद सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर उनको वापस ड्रॉप करती है. तो ये जो फैसिलिटी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करी है ये गवर्नमेंट की तरफ से है, सरकार की तरफ से. Provision must be made for just and human condition for work and for maternity relief. Association उसके साथ साथ the state must endeavor टू सिक्योर लिविंग वेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. मतलब आपको सरकार को इतना ध्यान रखना है जो आपके यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो एक अच्छा जीवन जिए, उसको उतना भत्ता, उतनी सैलरी, उतना वेजेस मिलना चाहिए. स्टेट टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन इन एनी अदर वे सिक्योर पार्टिसिपेशन. सरकार कहीं ना कहीं कुछ कानून बना सकती है. यूनिफॉर्म कोड फॉर ऑल इंडियन सिटीजन. यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जितने भी हमारे देश के अंदर लोग हैं उनके लिए इक्वल अधिकार, इक्वल राइट्स कहीं ना कहीं होने चाहिए. और प्रोविजन हो सकता है किसका, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए भी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो है सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है. इसके आगे जस्ट आप रीड कर सकते हो.
वो आगे ये भी बताया गया है कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है हमारे पुरान तत्व जो है मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि जो भी हमारे पुराने टाइम से चले आ रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ कानून बना सकते हो। ये थी हमारी कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। एक बार आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्ट नोट डाउन करनी होगी। आप जल्दी से ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ सारी नोट डाउन करिए। आर्टिकल 51 इम्पोजिंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी तक आपने राइट्स की बहुत बात करी, अब आपकी ड्यूटी है कहीं ना कहीं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला है अबाइड कॉन्स्टिट्यूशन, abide constitution and protect its ideals and institution, national flag and national anthem, national flag and national anthem। पहला इन्होंने बोला abide constitution and protect its ideals and institutions, national flag and national anthem। Number 2, to cherish and follow noble ideals, to cherish and follow noble ideals which inspired our national struggle, which inspired our national struggle for freedom, to cherish and follow noble ideals which inspired our national struggle for freedom। Third one, to uphold and protect sovereignty एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एक बार सारा नोट करते हैं, फिर मैं एक एक पॉइंट आपको एलैबोरेट करूंगी। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नंबर 4, टू प्रमोट हार्मनी, respect of common brotherhood amongst all people of India। Next one, to defend country and render national services, to defend country and render national services, to defend country and render national services। Next one, to preserve rich heritage, rich heritage of our composite culture, अगला पॉइंट आपको लिखना है, टू प्रमोट एंड इम्प्रूव national environment includes forest, lakes, rivers and wildlife।
टू प्रमोट एंड इम्प्रूव नेशनल एनवायरमेंट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। हो गया इतना? आगे 8th पॉइंट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी and to abjure violence. Abjure violence. Next one, to promote opportunity for education to one's child as the case may be. Award between the age of 6 years to 14 years. The age of 6 years to 14 years. इतनी बात समझ में आई? चलिए, ये अब आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल ड्यूटीज को समझते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, आपको अपने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने आइडियल्स को, अपनी नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है। ये हमारी पहली, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है और प्रोटेक्शन देनी है किसे? आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इनको रिस्पेक्ट देनी है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरा, जो हमारे आइडियल्स हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने इंस्पायर किया, जिसने नेशनल स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, उनको हमेशा हमें आदर सत्कार, उनकी हमेशा कहीं ना कहीं उनको रिस्पेक्ट देनी है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमेशा आपको देश की एकता एवं अखंडता बना के रखनी है। देश की एकता मतलब ये नहीं कि आप जात पात फैलाओगे, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको देश की एकता एवं देश की अखंडता बना के रखनी है। अगला पॉइंट इन्होंने बोला, टू प्रमोट हार्मनी, रेस्पेक्ट, कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया। जितने भी लोग हैं उनके आपस में आप लोगों को मिलजुल के रहना है, भाईचारा मेंटेन करके रखना है हिंदुस्तान के अंदर। जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े, हमें देश सेवा करनी है। जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। जो हमारे देश की रिच हेरिटेज है, कंपोजिट कल्चर है, नदियां हैं, हवा है, फ्लोरा है, फौना है, इन सबको हमें प्रिजर्व करना है। जैसे आपने एक बार देखा होगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है सेव टाइगर्स। तो जो हमारी रिच हेरिटेज है, जो हमारी कुदरत है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो फ्लोरा है, फौना है, उन सबको हमें क्या करके रखना है? प्रिजर्व करके रखना है। आगे, टू प्रमोट एंड इम्प्रूव नेशनल एनवायरमेंट इंक्लूड फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। हमें हमेशा इस चीज़ के लिए काम करते रहना है जिससे हमारा नेशनल एनवायरमेंट, जिसमें क्या क्या आ जाती है? फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, इनको प्रमोट करना है इम्प्रूव करने के लिए। हमें जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको प्रोटेक्शन देनी है। और हमें अपॉर्चुनिटी देनी है एजुकेशन की। कोई भी बच्चा, एज द केस में भी, अवार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये हमारी कुछ क्या थी? फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। स्टेप बाय स्टेप आप ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या कर सकते हो। जितना मैंने लिखा है, जस्ट फोकस ओनली ऑन दोज पॉइंट्स, नो नीड टू गो फॉर अदर। आपको इसी पे कहीं ना कहीं ध्यान देना है। यही 9 पॉइंट्स आपको कैप्चर करने हैं, इसके अलावा दूसरे पॉइंट्स आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? ये थी हमारी फंडामेंटल राइट्स। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।